Hello friends, this is Sanchit and I welcome you all in my YouTube channel Exam Tactics। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डी ट्रिपल एस बी के अंडर जो टीचिंग की वैकेंसीज आई हुई है। डी ट्रिपल एस बी, जिसे हम दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के नाम से भी जानते हैं, उसने जो टीचिंग की वैकेंसीज के नोटिफिकेशन निकाले हैं, पिछले 10 दिन में उन्होंने 2 नोटिफिकेशन निकाले हैं, जिसमें मेनली जो वैकेंसीज आई हुई हैं वो टीजीटी और पीआरटी की हैं। ठीक है, तो आज हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन उन वैकेंसीज को फिल करने के लिए एलिजिबल है। आपके पास बेसिक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए जो आप वो फॉर्म को फिल कर पाए। ठीक है, उसके अलावा उसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से डी ट्रिपल एस बी उन एग्जाम्स को कंडक्ट कराता है। ठीक है, तो ये सब जानकारी हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ डी ट्रिपल एस बी के ऑफिशियल नोटिस पर। मैं आपको सबसे पहले नोटिस दिखा रहा हूँ, आप एक बार वो नोटिस देख लीजिए, फिर बाद में मैं एक समराइज वे में आपको उसे समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले वो नोटिस दिखाता हूँ। चलिए वो नोटिस देखते हैं हम। देखिए, ये नोटिस आपका आप देख पा रहे होंगे कि 12 तारीख को निकाला था इन्होंने। ठीक है, 12 मई को इनका नोटिफिकेशन आया है कि 25 मई से इनके फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएंगे और जो 24 जून तक फिल किए जाएंगे। ठीक है, तो अब इस नोटिस के अंडर कौन कौन सी वैकेंसीज निकली हैं एक बार वो भी देख लेते हैं हम। देखिए, मैं इसे थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ कि आप और अच्छे से देख पाए। देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि इसमें टीजीटी हिंदी मेल और टीजीटी हिंदी फीमेल, टीजीटी नेचुरल साइंस की मेल और फीमेल की दोनों की वैकेंसीज आई हुई हैं, टीजीटी मैथ्स की मेल और फीमेल दोनों की वैकेंसीज निकाली हुई हैं, टीजीटी सोशल साइंस की वैकेंसीज निकाली हुई हैं मेल और फीमेल दोनों की, टीजीटी बंगाली में मेल की वैकेंसीज हैं, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की वैकेंसी निकाली हुई है और असिस्टेंट टीचर नर्सरी की वैकेंसीज भी उन्होंने निकाली हुई हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम एक एक करके इन्हें समझने की कोशिश करेंगे कि टीजीटी की ये जितनी भी वैकेंसीज हैं, मैं इसे यहाँ से हटा रहा हूँ और समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि टीजीटी की जितनी भी वैकेंसीज निकली हुई हैं अलग अलग पोस्ट के लिए, यानी अलग अलग सब्जेक्ट्स में। ठीक है, उन सबको मैं एक साथ डिस्कस करूंगा और जो पीआरटी की वैकेंसी है उसे मैं अलग डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो बिना देर करे उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ टीजीटी की वैकेंसीज के लिए कि बेसिक क्वालिफिकेशन आपके पास क्या क्या होनी चाहिए कि आप उस फॉर्म को फिल कर पाए। ठीक है, चलिए देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मानिए कि आपने टीजीटी के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। ठीक है, टीजीटी का फॉर्म भरना चाह रहे हैं, पोस्ट कोई भी हो, जो भी आप, मैं आपको आगे ही बताऊंगा कौन कौन भर सकते हैं। ठीक है, टीजीटी की पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, उसके लिए बेसिक जो क्वालिफिकेशन है आपकी वो है आपकी ग्रेजुएशन, यानी आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन के साथ में आपके पास क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए या फिर बीएलएड होना चाहिए। ठीक है, बीएलएड आप बोलेंगे क्या होता है, बीएलएड आपका बैचलर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन का कोर्स है जो 4 साल का होता है ना, 4 इयर्स। और इसके साथ में आपके पास सीटेट होना चाहिए, वो भी जूनियर लेवल का, जूनियर। ठीक है, अगर आपके पास ये सारी क्वालिफिकेशंस हैं तो आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, टीजीटी के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास ये क्वालिफिकेशन मस्ट है। अब इसे हम और समझने की कोशिश करते हैं कि यार, अब हमने ये तो देख लिया कि टीजीटी के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमारे पास ग्रेजुएशन हो, हमारे पास बीएड हो या फिर बीएलएड हो। ठीक है, उसके अलावा हमने सीटेट क्वालिफाई कर रखा हो जूनियर लेवल का। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक एक सब्जेक्ट की कि टीजीटी हिंदी के लिए क्या चाहिए, टीजीटी मैथ्स के लिए क्या चाहिए, टीजीटी साइंस के लिए क्या चाहिए, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताता हूं कि टीजीटी हिंदी
के लिए आपको क्या चाहिए, यहाँ हम बात कर लेते हैं हिंदी की। ठीक है, ग्रेजुएशन में आपके पास हिंदी होनी चाहिए। ठीक है, जो भी आपने ग्रेजुएशन की हुई है, मान लीजिए आपने बीए किया हुआ है, तो बीए में आपका हिंदी एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, जो कम से कम 2 साल तक आपके पास रहा हो ग्रेजुएशन में। ठीक है, उसके अलावा आपके पास 45% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में। ठीक है, अगर आपके ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स तक हैं, तो आप टीजीटी की वैकेंसीज के लिए फिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास 45% से कम मार्क्स हैं अपनी ग्रेजुएशन में, तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। बाकी इसके साथ में आपका ये तो चलेगा ही कि आपके पास बीएड हो या बीएलएड हो और सीटेट हो जूनियर लेवल का। ठीक है, एक चीज और समझने वाली है इसमें, इसमें अपीयरिंग वाले कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होते हैं। यानी आपने जो भी कोर्स किया है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए जब तक आपके फॉर्म फिल हो रहे हैं उस डेट तक। मान लीजिए आपके फॉर्म 23 जून तक फिल हो रहे हैं, तो 23 जून से पहले पहले आपके पास अपनी सारी डिग्री, डिप्लोमा, मार्कशीट सब कुछ कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपकी मार्कशीट नहीं आई है, ठीक है, आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो आप उसमें एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक, दूसरी बात ये हो गई। ठीक है, अब ऐसे ही हम देख लेंगे सारे सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन। हिंदी के अलावा अगर हम बात करें मैथ्स की, सोशल साइंस की, साइंस की, ठीक है, इंग्लिश की, बंगाली की, उर्दू की भी आई है, संस्कृत की भी आई है, सबकी बात करें, तो उसे हम देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सब्जेक्ट चेंज होने पर टीजीटी की क्वालिफिकेशन में कोई फर्क पड़ रहा है। एक बार वो देखते हैं। चलिए मान लीजिए मैं बात करता हूँ टीजीटी नेचुरल साइंस की। ठीक है, नेचुरल साइंस में कुछ कुछ लोगों को डाउट है कि यार नेचुरल साइंस वर्ड डाल दिया तो पता नहीं कुछ अलग तो नहीं है, तो वो भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, अब आपको यहाँ समझना होगा कि नेचुरल साइंस जो इन्होंने दिया हुआ है, उस नेचुरल साइंस में इन्होंने कौन कौन से सब्जेक्ट्स को कंसीडर किया है। ठीक है, तो मैं यहाँ एक बात करता हूँ कि अगर आपकी ग्रेजुएशन में फिजिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी, अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन में इन 5 सब्जेक्ट में से किसी भी एक सब्जेक्ट में अपनी ग्रेजुएशन की हुई है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने फिजिक्स में अपनी ग्रेजुएशन की हुई है, आपने अगर बीएससी किया है, तो उसमें फिजिक्स एक सब्जेक्ट था जो कम से कम 2 साल तक आपके पास रहा है, तो आप टीजीटी नेचुरल साइंस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली इसमें फर्क क्या पड़ रहा है कि आपके पास ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट हो वो कम से कम 2 साल तक आपके पास रहा हो, तो आप टीजीटी का फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, इसमें भी मैं लिख देता हूँ, इसके साथ में आपका कोई भी सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट के लिए आप फॉर्म डाल रहे हैं, ठीक है, उसके साथ में आपके पास 45% मार्क्स मिनिमम है। कम से कम आपके 45% मार्क्स होने चाहिए, तब आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे टीजीटी सोशल साइंस को। ठीक है, टीजीटी सोशल साइंस में भी थोड़े डाउट है लोगों को, तो बेसिकली मैं ऐसे ऐसे सब्जेक्ट को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें आपके थोड़े थोड़े डाउट्स थे। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यार इस सब्जेक्ट के लिए हम एलिजिबल हैं या नहीं है, कौन कौन से सब्जेक्ट इसके अंदर आएंगे, तो एक बार हम वो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब यहाँ हम बात कर रहे हैं सोशल साइंस की। ठीक है, मैं आपको इसका नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, एक बार आप वो देखिए, फिर मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। तो ये हमारा हो गया, इसे मैं छोटा कर दूं थोड़ा, आप अच्छे से देख पाए। हाँ जी, यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये टीजीटी नेचुरल साइंस का हो गया। अब हम बात करते हैं टीजीटी सोशल साइंस। सोशल साइंस का मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे कि टीजीटी सोशल साइंस की जो वैकेंसीज निकाली हैं इन्होंने,
इन्होंने जो जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट कर रखा है, आप वो देखिए कि आपकी 469 पोस्ट पे वैकेंसीज निकली हुई हैं सोशल साइंस मेल की। और सोशल साइंस के लिए उन्होंने जो जो सब्जेक्ट्स आपसे मांगे हैं वो एक बार मैं सब्जेक्ट आपको समझाने की कोशिश कर देता मैं लिख देता हूँ, है ना, जिससे आप और अच्छे से उसे समझ पाए। अगर आपकी ग्रेजुएशन में हिस्ट्री, ठीक है, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस हो गया आपका, इसके अलावा आपका आ गया सोशियोलॉजी, ठीक है, इसके अलावा आपका आ गया साइकोलॉजी, ठीक है, और इसके अलावा आपका एक सब्जेक्ट और है जो है बिजनेस स्टडीज, ठीक है। ये मैं यहाँ से हटा दूं, ये चलिए एक सब्जेक्ट और है वो भी मैं लिख ही देता हूँ, नीचे ही लिख देता हूँ। तो अभी मैं इमेज आपके सामने से हटा देता हूँ और बोर्ड पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इकोनॉमिक्स शायद आपको विजिबल नहीं होगा, तो इकोनॉमिक्स मैं ऊपर लिख देता हूँ। ये है आपका इकोनॉमिक्स। देखिए आपकी क्वालिफिकेशन सारी टीजीटी के लिए सेम ही रहेगी कि आपने ग्रेजुएशन किया उस सब्जेक्ट में, साथ में बीएड या बीएलएड हो, उसके साथ में आपका सीटेट हो जूनियर लेवल का, ठीक है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि जो लोग बीकॉम वाले होते हैं थोड़ा वो सोच में पड़ जाते हैं कि यार हम अप्लाई कर सकते हैं किसी पोस्ट के लिए, हम नहीं कर सकते। तो बीकॉम वाले भी टीजीटी सोशल साइंस में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं वो देखने की कोशिश करते हैं। अगर आपकी ग्रेजुएशन में आपके पास इकोनॉमिक्स रही हो एज अ सब्जेक्ट या बिजनेस स्टडीज रहा हो, ठीक है। अगर आपने इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज के साथ अपनी ग्रेजुएशन की है तो आप टीजीटी सोशल साइंस के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे कौन कौन आ जाएंगे, यहाँ पे बीकॉम वाले भी आ जाएंगे और पीए वाले भी आ जाएंगे। आप देखते हैं बीए में नॉर्मली आपको सब्जेक्ट मिलते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ठीक है। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि सोशल साइंस की वैकेंसीज के लिए क्या चाहिए। ग्रेजुएशन के साथ में या तो आपने बीकॉम किया हो, उसमें आपका सब्जेक्ट रहा हो या तो बिजनेस स्टडीज या फिर इकोनॉमिक्स, ठीक है। उसके अलावा अगर आपने इन 5 सब्जेक्ट में से किसी भी सब्जेक्ट में अपनी ग्रेजुएशन की है तो आप टीजीटी सोशल साइंस के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम समझने की कोशिश करते हैं। अगली सारी वैकेंसीज में एक साथ लिखूंगा क्योंकि क्वालिफिकेशन सबके लिए अब अलग अलग नहीं है, सबके लिए वही सेम क्वालिफिकेशन चलेगी, तो बहुत ज्यादा सबको अलग अलग समझाने का भी कोई फायदा नहीं है। आप समझ ही गए होंगे कि आपकी ग्रेजुएशन में आपके पास वो सब्जेक्ट होना चाहिए बस, और कुछ उसमें नई चीज नहीं है ना। तो अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर टीजीटी मैथ्स, मैथ्स, ठीक है। इसके अलावा आपके आ जाएगा संस्कृत, ठीक है। उसके अलावा आपके पास आ जाएगा पंजाबी, इंग्लिश, उर्दू, है ना। आप बोलेंगे अभी कि यार आपने जो पहले नोटिफिकेशन दिखाया था उसमें ये सब्जेक्ट तो थे नहीं, ना संस्कृत था, ना इंग्लिश था, ना उर्दू था। तो मैं आपको ये चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि डी ट्रिपल एस बी ने पिछले 10 दिन में 2 नोटिफिकेशन निकाले हैं। मैं दूसरा नोटिफिकेशन भी आपको पहले दिखा देता हूँ, है ना, उसके बाद मैं समझाता हूँ। तो चलिए मैं आपको दूसरा नोटिफिकेशन भी दिखा रहा हूँ। देखिए ये है इनका दूसरा नोटिफिकेशन। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये नोटिफिकेशन आपका जारी हुआ है 27 तारीख को, ठीक है। और इसमें जो फॉर्म भरने की ओपनिंग डेट है वो है 4 जून से, और 3 जुलाई तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। इसके अंडर उन्होंने जो जो पोस्ट निकाली हैं वो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा बड़ा करके। ये देखिए यहाँ आपको दिख जाएगा टीजीटी बंगाली के फीमेल की वैकेंसीज निकाली हैं, टीजीटी इंग्लिश मेल की वैकेंसी निकाली है, फीमेल की भी हैं, टीजीटी उर्दू की भी हैं, टीजीटी संस्कृत की भी हैं और टीजीटी पंजाबी की भी हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ।
कि आपने ग्रेजुएशन में मान लीजिए आप टीजीटी मैथ्स के लिए फॉर्म डाल रहे हैं, ठीक है। तो टीजीटी मैथ्स के लिए क्या था कि आपकी ग्रेजुएशन में मैथ्स एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो आप डाल सकते हैं टीजीटी मैथ्स का। वैसे ही संस्कृत के लिए क्या है कि आपका ग्रेजुएशन में संस्कृत एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आप टीजीटी संस्कृत का डाल सकते हैं। सेम ऐसे ही पंजाबी का, इंग्लिश का, उर्दू का, सबका सेम है। यानी आपके ग्रेजुएशन में इन सब्जेक्ट में से जिस सब्जेक्ट के साथ भी आपकी ग्रेजुएशन, मान लीजिए इंग्लिश में है आपकी ग्रेजुएशन, ठीक है, इंग्लिश, तो आप टीजीटी इंग्लिश के लिए एलिजिबल हैं। मान लीजिए आपकी ग्रेजुएशन मैथ्स में है, तो आप टीजीटी मैथ्स के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। मान लीजिए आपकी ग्रेजुएशन पंजाबी में है, तो आप टीजीटी पंजाबी के लिए एलिजिबल हैं। जिस सब्जेक्ट में भी आप फॉर्म भर रहे हैं, उस सब्जेक्ट में आपके पास ग्रेजुएशन हो और ग्रेजुएशन में कम से कम 2 साल तक वो आपके पास सब्जेक्ट रहा हो, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक। अब बात हम कर लेते हैं इसके बाद कि टीजीटी की जो वैकेंसीज आई हुई हैं उसमें टोटल पोस्ट हमें कितनी दी हैं, इसके सब्जेक्ट की कितनी कितनी पोस्ट हमें दी हुई हैं, ठीक है। इसे एक बार हम देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ मैंने समराइज वे में इसे भी किया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए, मैंने सारी वैकेंसीज को एक साथ समराइज वे में कर दिया, तो आपको इजी होगा ये देखने के लिए। देखिए, समझने की कोशिश करिए कि टीजीटी हिंदी की जो वैकेंसीज आई हुई हैं वो 551 वैकेंसीज हैं फीमेल की और 556 वैकेंसीज हैं मेल की, ठीक है। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि टीजीटी नेचुरल साइंस की जो वैकेंसीज हैं उसमें 824 फीमेल, 1040 मेल, ऐसे ही आप सारे सब्जेक्ट्स की देख सकते हैं, है ना। मैंने लाइन से सारे सब्जेक्ट्स लिख रखे हैं। अब आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि ऊपर जो मैंने 5 सब्जेक्ट लिखे हैं, टीजीटी हिंदी, टीजीटी नेचुरल साइंस, टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी मैथ्स, टीजीटी बंगाली, ठीक है। उसके बाद मैंने थोड़ा गैप किया है, उसके बाद मैंने 4 सब्जेक्ट लिखे हैं, ठीक। तो गैप करने का रीजन क्या था कि जो ऊपर के 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, उसके लिए आप 23 जून तक ही अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो DSSB का पहला नोटिफिकेशन था उसमें इन 5 सब्जेक्ट की निकाली थी, ठीक है। उसके फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 23 जून तक, ठीक है। और नीचे जो आप 4 सब्जेक्ट देख रहे होंगे उनके फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट आपकी है 3 जुलाई तक, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जिस भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए अपने फॉर्म फिल कर रहे हैं उसकी लास्ट डेट आपको पता हो। और एक चीज मैं आपको यही क्लियर कर दूं कि DSSB के अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो फॉर्म शुरू होने के स्टार्टिंग के 15 के 20 दिन में आपको फॉर्म भर देना है, ठीक है। अगर आप 15-20 दिन बाद फॉर्म भरने की कोशिश करेंगे ना, या वैकेंसी की जो फॉर्म फिल हो रहे हैं उनकी क्लोजिंग डेट से 10 दिन पहले तक फॉर्म भरने की कोशिश करेंगे तो उनकी साइट बहुत स्लो चलती है ना। हो सकता है बार बार एरर आए, आप फॉर्म ही ना फिल कर पाए। तो आपको लास्ट के 10 दिन में नहीं भरना है, शुरुआत के 20 दिन में अपना फॉर्म भर देना है। तो लास्ट दिन में इनकी बहुत बेकार साइट चलती है, हो सकता है आप फॉर्म फिल भी ना कर पाए। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, अपना फॉर्म जब भी भरें तो स्टार्टिंग के 10-15 दिन 20 दिन में भर दें, ठीक है। इसके बाद एक हम बात कर लेते हैं कि टीजीटी के लिए हमारी एज लिमिट क्या है, ठीक है। तो हम बात करते हैं टीजीटी की। टीजीटी के लिए हमारी एज जो मांगी गई है, एज, वो है मैक्सिमम 32 साल, ठीक है। अगर आप 32 साल से ज्यादा के हैं तब भी आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप 32 साल तक हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आप ओबीसी हैं और दिल्ली के ओबीसी हैं, ठीक है, तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी आप 35 साल तक इसे फिल कर सकते हैं। अगर आप SC ST हैं और किसी भी स्टेट के हैं, एनी स्टेट, तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि ओबीसी में जो आपको एज रिलैक्सेशन मिल रहा है वो केवल दिल्ली वाले ओबीसी के लोगों को मिल रहा है। अगर मान लीजिए आप यूपी के हैं, बिहार के हैं, हरियाणा के हैं, राजस्थान के हैं, MP के हैं और ओबीसी में आते हैं अपने अपने स्टेट में, ठीक है। मान लीजिए मैं यूपी का हूँ और मैं अपने स्टेट में ओबीसी में आता हूँ, ठीक है, और मेरे पास सर्टिफिकेट भी है, स्टेट वाला भी और सेंट्रल वाला भी, दोनों में मैं ओबीसी में हूँ, ठीक।
लेकिन जब भी मैं DSSB का फॉर्म भरूंगा या फिर दिल्ली के गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जब भी मैं फॉर्म भरूंगा, तो मैं दिल्ली में एज अ जनरल काउंट होऊंगा, यानी मैं अनरिजर्व्ड हो जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए मैंने दिल्ली केवल मेंशन किया है कि ओबीसी जो लोग दिल्ली वाले हैं केवल उन्हें ही छूट मिलेगी एज में 3 साल की, किसी और अदर स्टेट वाले को इसमें छूट नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की जो वैकेंसीज आई हुई हैं। ठीक है, उनके बारे में बात करते हैं, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पीआरटी की जो वैकेंसीज आई हुई हैं, पीआरटी की वैकेंसीज में क्या है, पीआरटी पीआरटी की दो अलग अलग वैकेंसीज आई हुई हैं। एक आई हुई है डीओई के अंडर, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंडर, और एक आई है एमसीडी, म्यूनसिपल काउंसिल ऑफ दिल्ली करके कुछ है बोर्ड, उसके अंडर आई हुई है। इसके अंदर जो आपकी वैकेंसीज की टोटल पोस्ट है वो है 434, और इसके अंडर में जो पोस्ट आई है वो है 120। ठीक है, और पीआरटी के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या है वो भी मैं यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ। क्या आपने 12th किया हो, 12th प्लस 2 ईयर डिप्लोमा, डिप्लोमा किसमें, एलिमेंट्री एजुकेशन में। ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, इसके अलावा आपने 12th किया हो, उसके साथ में बी एल एड किया हो। ठीक है, आप ये देख रहे होंगे कि बी एल एड मैंने टीजीटी की वैकेंसी में भी लिखवाया था और बी एल एड में प्राइमरी की वैकेंसीज में भी लिखवा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अगर आप कोई बी एल एड किए हुए हैं तो वो टीजीटी के भी अप्लाई कर सकता है और पीआरटी के लिए भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, यानी केवल बीएलएड वाला दोनों के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा बीएलएड किया हो ये होता है 4 इयर्स का। इसके अलावा और आपने 12th किया हो प्लस डिप्लोमा किया हो आपने स्पेशल एजुकेशन में, स्पेशल एजुकेशन में। ठीक है, अगर आपने 12th के बाद स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा किया है तब भी आप पीआरटी के लिए एलिजिबल हैं। और इसके अलावा आपने ग्रेजुएशन की हो, ठीक है, ग्रेजुएशन के साथ में आपने 2 साल का डिप्लोमा किया हो, डिप्लोमा। ठीक है, 2 इयर्स डिप्लोमा आपने ग्रेजुएशन के बाद में किया हो, जैसे किसी भी नाम से डिप्लोमा, आपके जितने भी जगह मैंने डिप्लोमा यूज किया ना, डिप्लोमा डिप्लोमा डिप्लोमा, ये किसी भी नाम से हो 2 साल का होना चाहिए। या ये बात करें अगर यूपी की, तो यूपी में पहले बीटीसी चलता था, फिर डीएलएड हो गया। दिल्ली की बात करें तो जेबीटी होता है, डाइट होता है कई जगह, है ना। तो किसी भी नाम से आपका एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा हो जो कम से कम 2 साल का हो, तो उसके लिए वो आपका वैलिड माना जाएगा और आप पीआरटी का फॉर्म भर सकते हैं, है ना। अब पीआरटी के लिए आपकी जो मैक्सिमम एज है वो है 30 साल तक। अगर आपकी मैक्सिमम एज 30 साल तक है तो आप इस फॉर्म को डाल पाएंगे। और बाकी जो एज रिलैक्सेशन की बात करें तो वो टीजीटी और पीआरटी का सेम है। ओबीसी दिल्ली वाले को मिलेंगे 3 साल की छूट, और एससी एसटी को मिलेगी 5 साल की छूट। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न से बात हम पहले कर लेते हैं एक बार। नर्सरी की भी इसकी कुछ पोस्ट आई हुई है, नर्सरी की इसमें शायद 74 पोस्ट आई हुई है ना। नर्सरी का भी मैं आपको बता देता हूँ, नर्सरी इसकी है 74 पोस्ट। ठीक, क्वालिफिकेशन 12th के बाद आपका डिप्लोमा हो या फिर सर्टिफिकेट हो। सर्टिफिकेट हो, ठीक है, वो भी 2 साल का होना चाहिए कम से कम। या फिर यानी इसमें समझने की कोशिश करते हैं, आपने जो भी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट किया हो
वो कम से कम 2 साल का हो, ठीक है, और हो किसमें, नर्सरी में, नर्सरी एजुकेशन में हो, नर्सरी एजुकेशन, ठीक है। इसके साथ में अगर आपने, मैं और करके लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और आपने अगर बीएड किया हुआ है नर्सरी में, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि पीआरटी और नर्सरी दोनों की एज लिमिट भी सेम है भाई। नर्सरी में आपको टीचर बनना है तो आप मैक्सिमम 30 साल के हो तो आप फॉर्म भर पाएंगे। पीआरटी में भी 30 साल था, ठीक है। सैलरी भी दोनों की सेम रहती है, जो पीआरटी की सैलरी होती है वही नर्सरी की सैलरी होती है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा अलग भी है, एकदम यूनिक पैटर्न है इनका, ठीक है। अच्छे अच्छे एग्जाम में भी आपको वैसा पैटर्न मिलेगा नहीं। एक बार आपको वो समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्यों इनका जो ऑनलाइन एग्जाम है वो अपने आप में इतना चैलेंजिंग होता है कि अच्छी सी कट ऑफ, बहुत ज्यादा कट ऑफ भी नहीं जाती, फिर भी लोग बहुत कम होते हैं जो उस एग्जाम को पास कर पाए, है ना। तो ऐसा क्या है उसमें अलग, वो हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, मैं बात करूंगा पहले, एक साथ ही लिख लेता हूँ, पीआरटी और टीजीटी दोनों को साथ साथ लेके चलता हूँ, है ना। यहाँ मैं लिख लेता हूँ पीआरटी, और इधर मैं लिख लेता हूँ टीजीटी। अब एग्जाम की बात करें तो दो सेक्शन आते हैं, पहला आपका हो गया सेक्शन ए, ठीक है, और दूसरा आपका हो गया सेक्शन बी, सेक्शन बी। सेम ऐसा ही टीजीटी के लिए भी होता है, इसमें भी दो सेक्शन होंगे, एक होगा सेक्शन ए और एक होगा सेक्शन बी, ठीक है। अब दोनों का जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए में आपके पास 5 सब्जेक्ट होंगे, जो 20-20 क्वेश्चन आएंगे जिनके, और 20-20 नंबर के होंगे, यानी हर क्वेश्चन आपका 1 नंबर का आएगा। तो समझने की कोशिश करते हैं इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो उसमें जो पहला सब्जेक्ट आता है वो आपका होता है जीए, यानी जनरल अवेयरनेस, ठीक है। इसके आपके पास आएंगे 20 क्वेश्चन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये पेपर जो आपका होगा ना वो 120 मिनट का होगा, यहाँ भी लिख देता हूँ 120 मिनट का पेपर होगा, ठीक है। और क्वेश्चन होंगे आपके पास 200 क्वेश्चन, वैसे ही इसमें भी है कि 200 क्वेश्चन आपके पास आएंगे, क्वेश्चन, ठीक। जीए के 20 क्वेश्चन, उसके बाद आपके रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आपके मैथ्स के 20 क्वेश्चन, फिर आपके इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, फिर आपके हिंदी के 20 क्वेश्चन, ठीक है। सेक्शन ए जो पीआरटी के लिए है, वही सेक्शन ए टीजीटी के लिए भी है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सेम एज पीआरटी। पेपर अलग अलग होगा लेकिन सब्जेक्ट आपके वही सेम होंगे, ठीक है। जो सब्जेक्ट पीआरटी में आएंगे सेक्शन ए में, वही सब्जेक्ट टीजीटी में भी आएंगे सेक्शन ए में, ठीक है। लेवल थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है कि पीआरटी का थोड़ा सा डाउन हो और टीजीटी का थोड़ा सा अप हो, ठीक है। इसके अलावा अगर हम सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में जो आपके सब्जेक्ट आएंगे वो ये आएंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी बाल विकास, उसके बाद चाइल्ड साइकोलॉजी, ठीक है, बाल मनोविज्ञान, फिर आपकी टीचिंग मैथेडोलॉजी, मैथोडोलॉजी, ठीक है। फिर इसमें आ जाता है हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो बेसिकली मैं आपको समझाने की अगर कोशिश करूं तो सेक्शन बी जो आपका होगा 100 नंबर का, ठीक है, उस 100 नंबर में आपके सब्जेक्ट्स वो आएंगे जो आपके डिप्लोमा में रहे होंगे,
टीचिंग से रिलेटेड या बच्चे से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट होंगे, बाल मनोविज्ञान, बच्चे का विकास, ठीक है, उसकी अवस्थाएं, ठीक है, ये जितनी भी चीजें आपने पढ़ी होंगी अपने डिप्लोमा में, ठीक है, वो सारी आपके सेक्शन बी में आएंगी। ठीक है, तो यही हम बात कर रहे हैं टीजीटी में। टीजीटी में क्या होता है कि ये जो सारे सब्जेक्ट हैं ये भी आएंगे, यानी मैं यहाँ लिख देता हूं आपका कि ऑल सब्जेक्ट्स इन बीएड, ऑल सब्जेक्ट, या फिर मैं इसमें थोड़ा कंफ्यूज भी आप हो सकते हैं ना, तो इसमें मैं ऐसे लिख देता हूँ, सेम एज पीआरटी प्लस स्पेसिफिक सब्जेक्ट, स्पेसिफिक सब्जेक्ट। स्पेसिफिक सब्जेक्ट का मतलब जिस भी सब्जेक्ट में आपने अपना ग्रेजुएशन किया है उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन इसमें आएंगे। ठीक है, पीआरटी में क्या लगता है कि पीआरटी में केवल इन सारी चीजों में से क्वेश्चन आते हैं कि जो आपने डिप्लोमा किया है उसमें जो भी आपके सब्जेक्ट रहे हों उनसे। और टीजीटी में क्या है, आपकी बीएड में जो भी सब्जेक्ट रहे होंगे, ठीक है, वो प्लस आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए आप अप्लाई कर रहे हैं टीजीटी मैथ्स के लिए, तो उसमें मैथ्स के क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, इन क्वेश्चनों को मतलब अगर गिनती की हम बात करें तो जैसे ये सेक्शन बी भी आपका 100 नंबर का हो गया, तो वेटेज जो होता है वो आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट का हमेशा ज्यादा रहता है। जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसके कम आते हैं जो ये सब्जेक्ट थे, है ना। साइकोलॉजी वगैरह और टीचिंग मैथोलॉजी वगैरह कम आते हैं। या मैं ये पीआरटी बैठा देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो जाए, मैं यहाँ सीधे सीधे लिख देता हूँ सीडीपी, ठीक है, प्लस टीचिंग मैथोलॉजी। ठीक है, तो आप अब थोड़ा अच्छे से समझ पा रहे होंगे। स्पेसिफिक सब्जेक्ट जिस भी सब्जेक्ट के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि बेसिक डिफरेंस क्या है पीआरटी और टीजीटी के पेपर में। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर लें जो मेन चीज है, जो इसका ऑनलाइन पैटर्न है ना, वो अपने आप में बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, बिल्कुल भी ये मत समझिए कि यार बाकी एग्जाम जैसा ही होगा, वो बिल्कुल अलग है। मतलब टीचिंग की हिस्ट्री में अगर सबसे डिफिकल्ट पेपर कोई होता है, अगर मैं स्पेशली बात करूं पीआरटी की, ठीक है, तो पीआरटी का पेपर डी ट्रिपल एस बी से ज्यादा अच्छा कहीं भी नहीं आता है। चाहे आप केवीएस की भी बात कर लें, तो डी ट्रिपल एस बी का पेपर बहुत बढ़िया आता है। और आप अभी मैं आपको पैटर्न समझाने की कोशिश करूंगा जो इनका ऑनलाइन पैटर्न है, तो आप खुद ही समझ जाएंगे वो पेपर क्यों टफ बोलते हैं हम उसे। ठीक है, तो एक बार उसे देखते हैं और समझने की कोशिश करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसे बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, है ना। ये मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। अब आप एक चीज देख रहे होंगे कि यार 20-20 क्वेश्चन के हमें 5 अलग अलग सेक्शन मिल गए। ठीक है, यहाँ भी क्या होता है, जो ये 100 नंबर है ना, ये भी 20-20 नंबर में अलग अलग डिवाइड होते हैं। यानी 20 क्वेश्चन एक साथ आएंगे, उसके बाद एक अगला सेक्शन, उसके बाद एक अगला, उसके बाद एक अगला, ऐसे 5 बार होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की। यार मान लो कि आप पेपर आपका स्टार्ट हुआ, ठीक है, आप पेपर देने बैठे और आपने सबसे पहले जीए वाला पोर्शन उठाया। ठीक है, आपने जीए वाला पोर्शन उठाया, आपको उसके उसमें 20 में से आए 10 क्वेश्चन। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं कि यार चलो हमें पहली बार में 10 आ रहे हैं, दूसरी बार में हम देख लेंगे, लास्ट में अगर टाइम बचा तो हम उसे देख लेंगे, एक दो क्वेश्चन और आ रहे होंगे तो कर लेंगे। इस पेपर में यही चीज अलग है कि आप लास्ट में कुछ नहीं देख सकते, जो भी आप करेंगे एक बार में करेंगे। मतलब जैसे मान लीजिए आपको 10 क्वेश्चन आ रहे थे, ठीक है, 10 क्वेश्चन करने के बाद आपको सबमिट करना पड़ेगा ये सेक्शन, बस।
उससे जब सबमिट करेंगे तब आप नेक्स्ट सेक्शन पे आ सकते हैं। ठीक है, जब तक आप सबमिट नहीं करेंगे तब तक आप अगले सेक्शन पे भी नहीं आ सकते। ठीक है, तो इसे मैं थोड़ा और डिटेल में करता हूँ यार, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है। अगर ये आप अच्छे से समझ गए ना तो आप पेपर को समझ पाएंगे कि है क्या वो पेपर एक्चुअली में, और क्लियर लिखता हूँ मैं। ठीक है, देखिए पेपर पैटर्न सेम रहेगा पीआरटी और टीजीटी का, क्योंकि इसमें भी 20-20 के 5 सेक्शन थे। सेक्शन बी वाले को भी 20-20 क्वेश्चन के 5 बना देंगे। तो पैटर्न मैं समझा रहा हूँ, आप पोस्ट में मत जाना कि टीजीटी का या पीआरटी का, दोनों का सेम ही होगा। ठीक है, तो एक बार पैटर्न समझिएगा। एग्जाम पैटर्न में लिख देता हूँ यहाँ पे, चलिए। एग्जाम पैटर्न ये आपका अगर ऑनलाइन एग्जाम होता है चलिए, ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम में पहली बात तो होती है कि इसमें माइनस मार्किंग होती है, निगेटिव मार्किंग कितनी होती है, 1/4, या ऐसे हम बोल सकते हैं 0.25 की। ठीक है, इसके अलावा हम समझते हैं सेक्शन ए हमारा, जिसमें हमारे 5 सब्जेक्ट थे। पहले मैं जीए लिख देता हूँ, जीए, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, सारे सब्जेक्ट के हमारे पास कितने कितने क्वेश्चन थे, 20-20। ठीक है, अब क्या होगा कि मान लीजिए आप जीए का पेपर पहले सॉल्व कर रहे हैं और आपको 10 क्वेश्चन आए, तो आपने यहाँ 10 क्वेश्चन किए, उसके बाद आप क्या करेंगे कि यार चलो लास्ट में देखेंगे, अगर आते होंगे तो बाद में कर लेंगे, अभी टाइम नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप ऐसे स्विच करके नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाते हैं। ठीक है, इस पेपर को जो चीज अलग बनाती है वो यही है, क्या, कि मान लीजिए आपने जीए का क्वेश्चन सॉल्व किया, आपको 10 आए, उसके बाद आपको ये सेक्शन सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, सबमिट करने के बाद आप दोबारा इस सेक्शन पे आ भी नहीं सकते, यानी एक बार अगर आपने सबमिट किया तो आप दोबारा लौट के उस सेक्शन पे भी नहीं आ सकते हैं। तो ये चीज इसे सबसे अलग बनाती है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं बात करूं, आपने जीए करने के बाद सबमिट किया, तब आ गए आप रीजनिंग पे। ठीक है, अब रीजनिंग में आपको 20 में से आ रहे थे 16 क्वेश्चन। ठीक है, आप फिर सोचोगे कि यार अभी टाइम लगाने से अच्छा है बाद में देखेंगे, तो बाद में कुछ दिखना ही नहीं है। जब तक आप सबमिट नहीं करोगे आप मैथ्स में नहीं आ सकते। ठीक है, और एक बार मैथ्स में आए तो वापस लौट के रीजनिंग में भी नहीं आ सकते। ठीक है, तो ये चीज है जो पूरे सेक्शन ए और सेक्शन बी में फॉलो होती है। सेक्शन बी को भी इन्होंने, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, सेक्शन जो बी है इनका, इसे भी इन्होंने 5 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, 20-20 क्वेश्चन के। ठीक है, 20-20-20-20 और 20। सेम चीज जो यहाँ चल रही थी ये सबमिट वाली, वही सेम चीज इन 20-20 क्वेश्चन के सेक्शंस में भी चलेगी। यहाँ पे मान लो आपको 13 है, उसके बाद भाई आप सबमिट करो, तभी आप नेक्स्ट सेक्शन पे आओगे। ठीक है, और जैसे ही नेक्स्ट सेक्शन पे आए ये वाला हो जाएगा आपका लॉक, आप दोबारा इसमें वापस भी नहीं आ सकते। तो ये चीज में बिल्कुल ही बेहतरीन मतलब डाली गई है, जो भी इनका ऑनलाइन प्रोसेस है एग्जाम कंडक्ट कराने का, जो भी पैटर्न है अपने आप में बहुत डिफिकल्ट भी होता है। यार आपको मान लो अब एक बार में नहीं आ रहे, मैथ्स के 12 क्वेश्चन ही आ रहे हैं 20 में से, तो आप 12 करके वो सबमिट ही कर सकते हो, आप दोबारा मैथ में भी नहीं आ पाओगे। तो जितने भी क्वेश्चन आपको करने हैं बस एक बार में करने हैं, और अच्छे से अच्छे अटेम्प्ट टाइप को देने हैं पहली बार में। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है तो इसका भी ध्यान रखना है। 4 क्वेश्चन आपके गलत हुए तो 4 नंबर तो जाएंगे ही, उसके साथ वो 1 नंबर एक्स्ट्रा और चला जाएगा जो नेगेटिव मार्किंग का होगा। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग में है तो आप तुक्के भी ज्यादा नहीं मार सकते, और मेरे हिसाब से मारने भी नहीं चाहिए, क्योंकि साइकोलॉजी वाला जो पोर्शन होता है ना उसमें इंसान को लगता है कि यार ये आंसर हो सकता है, उस वाले सेक्शन में इंसान बहुत ज्यादा तुक्के मारता है। सेक्शन बी की बात कर रहा हूँ मैं स्पेशली। ठीक है, मैथ और रीजनिंग में तो आपको पता है कि आपका आंसर निकल आया तो ठीक है, नहीं निकला तो गलत होगा, लेकिन साइकोलॉजी में हर दूसरा ऑप्शन सही लगता है, तो वहां पे आपको मेन ध्यान देना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये पैटर्न समझने में भी मैं आपको समझाने में आपको सक्षम हुआ हूँ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम एक बार कि
अप्लाई कौन कौन करे, किस किस कैटेगरी में करे, बिल्कुल उस चीज को समझेंगे 2 मिनट के अंदर और इस वीडियो को हम फिर खत्म करेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं डिटेल में वो चीज भी बता देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं बात कर लेता हूँ कैटेगरी की। मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ अनरिजर्व्ड की। इसमें कौन कौन आएगा? जनरल प्लस जनरल, चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं, जनरल ओबीसी। ये 2 बार मैंने जनरल इसलिए लिखा है कि एक बार मैं यहाँ बात कर रहा हूँ दिल्ली की और एक बार मैं यहाँ बात कर रहा हूँ अदर स्टेट वाली। जो मैंने पहले आपको चीज समझाई थी ना, वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप दिल्ली के जनरल हैं तो आप अनरिजर्व में वैसे भी जाएंगे, या फिर कहीं के भी जनरल हैं तो आप अनरिजर्व में ही जाएंगे। लेकिन आप किसी और स्टेट के ओबीसी हैं, जैसे मान लीजिए आप यूपी के, एमपी के, राजस्थान के, हरियाणा के, कहीं के भी ओबीसी हैं, तो आप दिल्ली के जो भी एग्जाम होंगे उसमें एज अ अनरिजर्व ही काउंट किए जाएंगे। ठीक है, तो आपको फॉर्म भरते टाइम भी ध्यान रखना है कि अपनी कैटेगरी में अनरिजर्व डालना है, अगर आप दूसरे स्टेट के ओबीसी हैं तो। ठीक है, अगर दूसरे स्टेट के आप एस सी एस टी हैं, ठीक है, अब मैं यहाँ बात कर लूँ ओबीसी की। चलिए पहले ओबीसी, ओबीसी दिल्ली वाला तो ओबीसी रहेगा। ठीक है, और ये जो ओबीसी था ना अदर स्टेट का, अदर स्टेट जन अनरिजर्व में काउंट होगा। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं एस टी एस टी। एस टी एस टी में आप किसी भी स्टेट के हो, एनी स्टेट, या फिर आप दिल्ली के ही एस सी एस टी हो, तो फिर भी आप एस सी और एस टी में ही काउंट होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप ये चीज भी समझ पाए होंगे। एस सी एस टी वाले एस सी एस टी में ही काउंट होते हैं। ओबीसी जो दिल्ली वाले हैं वो तो ओबीसी में काउंट होंगे, दिल्ली के अलावा किसी भी स्टेट के हैं तो आप अनरिजर्व्ड में काउंट होंगे। ठीक है, जनरल में कौन कौन जाएगा? दिल्ली के जनरल, बाकी स्टेट के जनरल और बाकी स्टेट के ओबीसी। ठीक है, फॉर्म भरते टाइम आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप दूसरे स्टेट के अगर ओबीसी हैं तो आप अनरिजर्व्ड ही कैटेगरी अपनी फिल करें, वरना अगर आपका एग्जाम भी निकल गया ना तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, चाहे भले ही आपके पास अपने स्टेट का ओबीसी सर्टिफिकेट हो। जब तक आपके दिल्ली का ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है आप एज अ अनरिजर्व्ड ही काउंट होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि मैं ये डी ट्रिपल एस बी की जो टीचिंग वैकेंसीज थी उनके बारे में समझाने में आपको सक्षम रहा हूँगा। मैंने अच्छे तरीके से वो समझाया होंगी चीज़ें, और कई चीज़ें आपको जो नहीं पता थी वो आपको पता भी चली होंगी। तो अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हमें कैसे करनी है। ठीक है, टीआरटी के जो सेक्शंस हैं उन्हें हमें कहाँ से पढ़ना है, या टीजीटी के जो सेक्शंस हैं उन्हें हमें कहाँ से पढ़ना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यही देखेंगे कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम जोड़ पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम अपनी मदद कर पाएँ। तो इस उद्देश्य के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सेफ रखिए। जय हिंद।